संख्याएं। दूसरा चैप्टर अपने को नाम दे रखा है वास्तविक संख्या। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एग्जाम में प्रश्न कितने बनते हैं। तो इस चैप्टर से अपने एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछते हैं 1 नंबर का और एक आता है अपने 2 नंबर का, यानी कुल मिला के 3 नंबर का ये चैप्टर अपने एग्जाम में आता है। तो देखिएगा इस चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर है और इसको अपन करेंगे। इससे मतलब कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी देखेंगे और कैसे उनको हल करना है वो अपन सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर का नाम दे रखा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है। अब देखो भाई, संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले जो संख्या आई थी वो आई थी प्राकृत संख्याएं। जब सबसे पहले संख्या आई थी, कैसी संख्या आई थी? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी वो संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 से स्टार्ट होती थी। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट कहाँ तक चलती थी? अनंत तक चलती थी। फिर धीरे धीरे क्या कर दिया भाई, इसके अंदर एक जैसे ये प्लस वाली संख्याएं थी, इसमें 0 नहीं था पहले। अब इसके अंदर 0 को भी जोड़ दिया, यानी 0 को साथ में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जब 0 को शामिल कर दिया इसके साथ में, तो इन संख्याओं का नाम क्या पड़ गया? पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब जब देखो भी अगर 0 नहीं होता यानी सिर्फ 1 से स्टार्ट होती है तो प्राकृत संख्या है, और अगर इसके अंदर 0 भी अगर शामिल कर दे तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती है? पूर्ण संख्या है। इसके बाद में और क्या किया कि भाई 0 तो ऐड कर दिया, लेकिन इसके बाद में जैसे कि माइनस वाली संख्याएं आई तो माइनस वाली संख्याओं को भी इसके अंदर शामिल कर दिया। तो कैसी संख्या बन गई? वो पूर्णांक। तो क्या बन गई? वो पूर्णांक बन गए। पूर्णांक में क्या होता है अभी? माइनस अनंत से लेकर देखो -4 -3 -2 -1 और बाकी ये 0 1 2 3 4 और कहाँ तक? अनंत तक। ये तो थे ही पहले से, यानी इसके अंदर अपन ने माइनस वाली संख्याओं को ऐड कर दिया। अब देखो ये तो क्या है? 0 है यानी 0 है, और ये जो प्लस वाली संख्याएं होती है इन्हें अपन कैसे संख्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। कैसे संख्या बोलते हैं? धनात्मक। और ये माइनस वाली संख्या होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। इसके बाद में देखिए भाई आगे देखिए क्या, जैसे कि अब ये ऋणात्मक और धनात्मक और 0 इन सभी को मिला के क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। और फिर इसके बाद में आई परिमेय संख्या। उसके बाद में कौन सी संख्या आई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है? देखो भाई ये तो सारी संख्या क्या है? भिन्न वाली है, बिना बटे वाली है। अब जैसे कि ये 2/3 है, इनको क्या बोलेंगे भाई? अब देखो ये तो बिना बटे वाली संख्या, इन बटे वाली संख्या हो गया, यानी जिन्हें p/q के रूप में लिखते हैं उनको क्या बोलेंगे? ये जैसे -1/3 हो गया, इनको क्या लिखेंगे? तो जब भिन्न वाली संख्याओं को भी इनके साथ में ऐड कर दिया गया तो वे संख्या क्या कहलाई? परिमेय संख्या कहलाई। यानी ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे किस रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में। और ये q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये q मतलब देखो q कहाँ आ रहा है? बटे में। मतलब बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। कभी भी आपके बटे में 0 मिलता है इसका मतलब उस संख्या का कोई मान नहीं होगा। अब जैसे अपन ने त्रिकोणमिति वाला चैप्टर किया था तो अपन ने देखा था कि 0 का व्युत्क्रम करते थे। देखो भाई 0 का क्या लिखता है? 0/1। इसका व्युत्क्रम करते थे तो 1/0 आता था, और जिसके बटे में 0 आया उसको अपन ने क्या लिखा था? अनंत। और अनंत का कोई मान फिक्स नहीं होता, इसलिए भाई यानी कि कभी भी बटे में 0 आता है तो उस संख्या का कोई मान नहीं निकलेगा। तो भाई ऐसी जो संख्याएं होती है जिन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या। आगे बात करते हैं अभी परिमेय के बाद में आई अपरिमेय संख्या। परिमेय के बाद कौन सी आई? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। अब एग्जाम्पल कैसे लिखे देखो। अब जैसे कि मैंने रूट के अंदर कोई संख्या लिखी, अब रूट के अंदर 4 लिखा, मतलब 4 का वर्गमूल। क्या वाकई में 4 का कोई वर्गमूल होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? मतलब अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल अपने को 2 मिलता है। सही है कि नहीं है? क्योंकि ये 4 किसका वर्गमूल वर्ग करने पर आता है? 2 का। इसी प्रकार 9 की बात करें तो ये 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो भाई ये तो जो रूट वाली संख्या होती है ये क्या है भाई? अगर किसी का वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया भाई √5। अब क्या ये 5 किसी का वर्ग करने पर आता है? 5 किसी का वर्ग करने पर नहीं आता, यानी कि भाई इसका अपन कोई वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ये संख्या क्या हो गई? अपने अपरिमेय संख्या हो गई। या भले आप √3 बोल दो या फिर आप √7 बोल दो। ठीक है, अब देखिए भाई एक तो ये रूट वाली संख्या होती है, और कौन कौन सी संख्या होती है? तो 9th क्लास में आपने 3 दशमलव प्रसार पढ़े थे। एक था शांत, एक था अशांत आवृत्ति, दूसरा था अशांत अनावृत्ति। तो इनमें से जो तीसरी जो दशमलव प्रसार होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2.10 फिर 1,000, 1 मिनट। अब देखिएगा आपको ये देखना है इसमें कि कोई संख्या है। देखो भाई आप अगर उसका मान लिखते हो, किसी संख्या का मान लिखते हो
और अगर वो खत्म नहीं हो रहा है यानी कि भाई देखो आगे अभी चल रहा है, यानी कि ये क्या है, अशांत है। एक तो बात ये हो गई। अब देखिएगा इसमें किसी की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है वैसी की वैसी। देखिए भाई यहाँ 10 आया तो अगला 100 आया, क्या वापिस 10 की जगह 10 आया? अब मान लो यहाँ 10 की जगह ये मान लो ये 10 ले लिया, लेकिन ये फिर क्या हो गया, ये 0 कहां से आया? यानी कि अगर सेम संख्या की आवृत्ति नहीं होती तो भी वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। ये तो देखो भाई बेसिक था, ये तो इस चैप्टर में अपने वैसे कोई काम का है नहीं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। यानी देखो भाई अब वास्तविक संख्या क्या होती है, छठी आई अपने वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि देखो भाई ये परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे भाई, वास्तविक संख्या। ठीक है। इसके बाद में 7वें नंबर पर आती है काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या आती है, काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है देखिएगा आप, काल्पनिक संख्या आपके देखिए क्या होती है कि जो संख्या वास्तविक यानी रियल संख्या नहीं होती, रियल में नहीं होती, वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या कैसी होती है देखिए, जैसे कि अब मान लो रूट के अंदर कैसी संख्या आ गई, माइनस वाली। अगर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या मिल जाए तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, काल्पनिक संख्या है। अगर आपको सिर्फ रूट 5 दे तो आप बोलोगे भाई अपरिमेय है, लेकिन अगर आपको रूट का -5 दे दिया तो आप क्या बोलोगे, अपरिमेय, सॉरी काल्पनिक है। इसकी जगह देखो अभी मैंने बताया कि रूट 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो ये कैसे हो गई, परिमेय हो गई। लेकिन इसकी जगह आपको रूट का -4 दे दिया, बस रूट के अंदर माइनस आया, माइनस वाली संख्या आई, मतलब वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये तो भी बेसिक आपको बताया। अब इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है वो देखिएगा। ये तो संख्याओं के बारे में पढ़ा है, क्योंकि देखो पहले भी अपन ये पढ़ते आए, 9th क्लास में भी आपने सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अपने जो सबसे पहली प्रमेय आती है, एक प्रमेय होती है जिसका अपन यूज करेंगे। देखिए सबसे पहली जो प्रमेय होती है वो आपको लिखनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये प्रमेयिका देखो भाई, इस प्रमेयिका के हिसाब से क्या होता है कि मान लीजिए देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको एक संख्या दे दी, जैसे कि 7 दे दिया, आपको एक संख्या क्या दे दी, 7 दे दी, और एक दूसरी संख्या क्या दे दी, 4 दे दी। अब देखिए अपन भाग, अब अपने को क्या करना है भाई, भाग देना है। किसमें भाग देना है भाई, जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ देखते हैं भाई छोटी संख्या 4 है, उसका भाग देते हैं 7 में। तो आपने भी 4 का भाग 7 में दिया, अब 4 का पारा एक बार बोलेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, सॉरी 4 का पारा एक बार बोला 4 आया, और 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इतना देखो अपन ने किया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें ये जो 3 मिला है वो क्या है, शेषफल है। 3 क्या मिला है अपने को, शेषफल है। इसके बाद में ये एक बार जो भाग गया है वो क्या कहलाता है, इसका भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका भागफल कहलाता है। इसके बाद में आप देखिएगा भाई, ये जिसका भाग दिया है यानी जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। जिसका भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। और जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य। जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य। देखिए यानी कि आपको सिर्फ दे तो रखी थी 2 संख्याएं, 7 और 4। आपको 7 और 4 दे रखा था भाई, इन दोनों को काम में लेकर आपने 2 चीजें और निकाली। क्या क्या निकाली, एक तो शेषफल निकाला, एक क्या निकाला, भागफल निकाला। तो ये प्रमेय भी क्या बताती है कि यदि आपको कोई 2 संख्याएं दे रखी है, कोई 2 पूर्णांक दे रखे हैं, तो इनके साथ में और 2 संख्याएं ऐसी विद्यमान होती है कि उनके बीच में एक संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है वो पहले अभी बात करते। देखिए अब जैसे यहां समझे कि देखो भाई भाजक का भाज्य में भाग देने पर 1 भागफल मिला, 3 शेषफल मिला। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए ये जो 7 है यानी ये जो भाज्य है वो कैसे मिला। देखिए अगर आप 4 का गुणा करवाएंगे 1 से, 4 × 1 करेंगे कितना मिलेगा, 4। फिर 4 में आपने भागफल को जोड़ा, सॉरी शेषफल को जोड़ा, तो कितना मिलेगा अपने को, 7। 4 एकम 4 और प्लस 3 किया तो 7, और 7 अपना क्या था, भाज्य था। यानी ये वाला 7 कैसे मिलता है, ये जो भाजक है उसका गुणा भागफल से करना है और उसमें शेषफल को क्या करना है, जोड़ना है। यानी देखिएगा भाई यहां पर ये 7 क्या था, भाज्य था, ये 7 था भाज्य, और 4 क्या था भाई, भाजक था, और भाजक इंटू ये 1 क्या था, भागफल,
और प्लस 3 का क्या था, शेषफल। यानी अपने को क्या मिला भाई, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये ही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब देखिए इसको भाई अपने किताब में और अलग तरीके से कैसे दे रखा है, देखिए समझिए पहले। ये तो आपको समझ में आएगा, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अपने को एक भागफल मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। और भाज्य को अपन कैसे लिख सकते हैं, इन भागफल और भाजक का गुणा और प्लस शेषफल। तो यहां देखिए भाई, मान लीजिए यानी अब अपने को कोई भी दो पूर्णांक दे रखे हैं, या यदि कोई पूर्णांक यानी कोई भी दो संख्या है, जैसे यहां अपन ने 7 और 4 को लिया था, इसकी जगह कोई पूर्णांक a और अगर b है, ठीक है, कोई पूर्णांक आपको दे रखा है a और b। पहले तो ये देखना है भी बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। जैसे यहां भी 4 छोटा था किससे, 7 से, तो यहां अपन मान लेते हैं कि ये जो b छोटा है, ठीक है, b किससे छोटा है, a से। अपने को ये मानना है कि भाई देखो a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। तो देखो a बड़ा और b छोटा है, ये भी साथ में लिख देना है। अब मान लिया कोई दो पूर्णांक a और b है, तो इनके साथ अब जैसे कि 7 और 4 थे, तो इनके साथ में और दो संख्याएं कौन सी विद्यमान थी, 1 और 3। तो यहां पर भी देखो, तो इनके साथ दो पूर्णांक कौन कौन से ले लेते, एक तो q ले लिया और दूसरा r ले लिया, ठीक है, और एक तो q ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, r विद्यमान इस प्रकार होंगे। तो इनके साथ दो पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे। अब देखिए इस प्रकार विद्यमान होंगे कि देखो अब इनके बीच में एक संबंध होगा। क्या, देखिए अब वापिस इसको मैं एक बार इससे समझाता हूं। देखो आपको दो संख्या a और b दे रखी है, अब आपने देखा a बड़ा है b छोटा है। अब देखो यहां पर भी क्या किया, जो छोटा था उसका बड़े में भाग दिया। तो यहां भी बड़ा कौन है, बड़ा कौन a है और छोटा कौन b, तो छोटे का किस में भाग देंगे, बड़े में। अब अपने को भाई संख्या तो दे नहीं रखी है कि भाई कैसे मतलब क्या मिलेगा, भाई कितना भागफल आएगा, कितना शेषफल आएगा। तो मान लीजिए कि b का भाग a में कितनी बार गया, q बार गया। b का भाग a में कितनी बार गया, q बार, और शेषफल अपने को कितना मिला, r। अब देखो q का मतलब होता है क्वोशिएंट, ठीक है, क्या मतलब इसका होता है, ये इंग्लिश में ये जो यहाँ पर जो भागफल होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो शेषफल होता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसलिए यहाँ पर अपने ये q और r काम में ले रखा है, ठीक है। q का मतलब होता है क्वोशिएंट, और जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है, भागफल। और r का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। तो q को किसको दर्शाने के लिए काम में लेते हैं, भागफल को, और r किसको दर्शाने के लिए काम में लेते हैं, शेषफल को। यानी कि यहाँ ये बोला है कि कोई भी दो संख्या अगर ऐसी है तो उनके साथ में भागफल और शेषफल विद्यमान होंगे कि उनके बीच में एक संबंध होगा। आप देखिए भाई, अब भागफल शेषफल इनके बीच में कौन सा, ये वाला संबंध होता है। तो यहाँ आप इसकी तुलना कीजिएगा। देखो भाई यहाँ आता है पहले भाज्य, तो इन सब में से भाज्य कौन सा है, अपना a। या देखो एक बार मैं वापिस इसको लिख देता हूं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए अब यहां अपने को देखना भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं, यहां किसमें भाग दे रहे हैं, a में भाग दे रहे हैं। फिर भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं, तो b का भाग दे रहे हैं। इंटू आपको करना है भागफल, और भागफल कितना है, q, तो b इंटू क्यू, bq हो गया। और प्लस आपको शेषफल करना है, यानी कितना, r। तो ये संबंध होता है किसमें, a, b, q और r में। तो यहां आप देखिएगा कि कोई भी अगर आपको दो संख्याएं आपको दे रखी है, कोई दो पूर्णांक दे रखे हैं, तो इनके साथ में दो और संख्याएं होगी कि उनके बीच में कैसा संबंध होगा, इस प्रकार का संबंध होगा। ठीक है, तो भाई ये अपने थी विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इनसे सवालों को कैसे करना है, देखिए वो आपको मैं अभी बताऊंगा। अब देखिए ये जो आपके प्रमेय का काम कहाँ आती है, देखो ये प्रमेय का अपने काम आती है। एक तो देखो आपने एक तो पढ़ा है एलसीएम और दूसरा आपने पढ़ा एचसीएफ। तो एलसीएम में निकालने में काम नहीं आती, ये प्रमेय का अपने काम आती है एचसीएफ निकालने में, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, मसब बोलते हैं। तो ये एचसीएफ या मसब जो भी होता है उसको निकालने में ये प्रमेय का काम आती है। कैसे काम आती है वो अभी अपन सवाल करेंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको इतना। अब देखिएगा अपन प्रश्नमाला में देखते हैं कि एक अभी जो अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी है उससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं।
तो देखिए भाई चौथा प्रश्न अपने को दे रखा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे पहला सवाल दे रखा है अभी 210 और 55। अब देखिए अपने को वैसे एचसीएफ निकालने का अपने पास दूसरा तरीका ये होता है कि अलग अलग अगर अपन इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करें, फिर दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है वैसे अपन निकालते थे। लेकिन यहाँ अपने को विधि का नाम दे रखा है कौन सी विधि से, तो यहाँ आपको बोला है यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिएगा यहाँ अगर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर इस प्रश्न को करने जाऊं तो कैसे करना है, देखिए आप सबसे पहला काम करना है, देखो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब आपको भाग देना है, किसका किस में भाग देना है, तो भाई कभी भी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो सबसे पहले तुलना कीजिए कि यहाँ भाई 210 बड़ी है 55 से या छोटी है। तो अपन ने देखा भाई 210 तो बड़ी है किससे, 55 से, यानी अपने 55 कैसे छोटी संख्या है, तो जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में क्या देना है, अपने को भाग देना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ भाई 55 का भाग देता हूँ 210 में। अब अपने को देखना है भी 55 का भाग 210 में कितनी बार जाता है। 55 का भाग 210 में कितनी बार जाता है, 3 बार, और 3 बार भाग देने पर कितना मिलता है अपने को, 165 मिलेगा। ठीक है भाई 165 मिला। अब देखिए अब अपने को 210 में से 165 को घटाना है भाई, कितना मिलेगा, यहां से हासिल ली भी 10 में से 5 गए तो 5 मिले, फिर इसने इसके पास से यानी यहाँ 4 बचे, यानी कितना बचेगा भाई यहाँ पर 45 अपने शेषफल बच जाएगा। अब आपको आगे ऐसे पॉइंट लगा के भाग नहीं देना है। अब देखो आपको जो स्टार्टिंग में मैंने 4 और 7 का एग्जाम्पल लेके बताया था कि भाई जैसे यहाँ 7 था तो भाई 7 को कैसे लिखते थे, उसी प्रकार इसको लिखना है। तो यहाँ आपके जो पहला जो चरण हो जाएगा, आपको सबसे पहले भाई देखना है कि ये जो 210 है, आप 210 को कैसे लिख सकते हो भाई, देखो भाई 210 अपना भाज्य है, और चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 210 को अपन क्या लिखेंगे, 55 इंटू 3 और प्लस का 45। तो आपको लिखना है 55 इंटू 3 प्लस 45। ये तो हो गया भाई अपना सबसे पहला स्टेप। इसके बाद में सेकंड आपको क्या करना है कि आगे आगे भाग चलने देना है, यानी अब जो ये शेषफल आया है, अब जो ये शेषफल आया है उसका भाग देना है किसमें, इस ऊपर वाले भाजक में, यानी इस 45 का भाग देना है 55 में। तो इस 55 को आपने अब क्या कर लिया भाई, नीचे उतारा। अब देखिए भाई 45 का 55 में कितनी बार भाग जाता है, 1 बार, और कितना मिलता है अपने को, 45 मिलता है। अब 5 में से 5 गए तो 0 बचे, और 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जैसे आपने 210 को इन तीनों के रूप में लिखा था, अब 55 को लिखना है। तो देखिए भाई 55 को क्या लिखेंगे भाई, 55 बराबर क्या लिखा जाएगा, 45 इंटू 1 प्लस 10। तो यहां इसको लिखेंगे 45 इंटू 1 प्लस 10। अब आगे और भाग चलने देना है, जब तक यहाँ शेषफल 0 नहीं आता अपने को भाग चलने देना है। अब देखो भी अब ये शेषफल अब अपना क्या बन गया, भाजक बन गया। लेकिन अब यहाँ किसको लिखे, तो ये ऊपर वाला कौन, यानी 45। तो भाई 10 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, तो 4 बार भाग दिया, कितना आया, 40 आया। 45 में से 40 माइनस किया तो कितना मिला, 5 मिला। अब इसको भी लिखते हैं, किसको लिखेंगे भाई, 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस कितना आएगा, 5। भले अपन चेक कर सकते, देखो 10 इंटू 4 40 होता है, 40 प्लस 5 45 होता है। ठीक है, अभी तक 0 शेषफल नहीं आया, मतलब आगे चलने देना है। अब 5, अब यहाँ किसको लिखेंगे भाई, यहाँ अब 10 को लिखेंगे, और 5 का 10 में क्या पूरा भाग जाता है, कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ 10 आया, अब शेषफल 0 हो गया, यानी अपने कंप्लीट हो गया। अब जब शेषफल 0 हो गया, एक बार इसको लिख देते हैं कि 10 बराबर क्या मिला, 5 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना है, 0। अब ये 0 आया, किसका भाग देने पर 0 आया, 5 का भाग देने पर 0 आया, मतलब इसका HCF कितना है, 5 है। मतलब इसका HCF कितना है, 5 है। ऐसे कभी भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना है। आप यहाँ देखो भी लास्ट में देखो किसका भाग देने पर 0 आया, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हो कि देखो यहाँ शेषफल तो 0 आ गया, और यहाँ कौन है भाई, भाजक को, यानी किसका भाग दिया तो 5 का दिया, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई कौन सा 5 है या 2 है। आपको सीधा यहाँ देखना है कि भाई यहाँ किसका भाग दिया तो 0 आया, तो 5 का दिया तो यहाँ पर अपना HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। 5वां प्रश्न दे रखा है कि यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक को यानी HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब कि भाई अपने को सवाल क्या है कि x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बोला है कि भाई देखो 408 और
408 और 1032 का, इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि 408 और 1032 का जो HCF है इसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है? 1032x माइनस 408 इंटू 5, इस रूप में अगर इसको व्यक्त किया जाता है तो भाई इसमें x का मान क्या होगा? अब समझिए, एक तो भाई इसमें अपने को इसका HCF x के रूप में दे रखा है, एक अपन HCF निकालेंगे कौन सी, अभी जो निकाला था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। तो देखो एक तो उससे जो HCF आएगा वो, और एक इससे जो अपने को प्रश्न में HCF दे रखा है वो, उन दोनों को बराबर रखना है, फिर इसको हल करेंगे तो अपने को x का मान मिल जाएगा। तो देखो भाई जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले भाई दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए भाई यहाँ 408 छोटी है या बड़ी है? छोटी है, तो भाई छोटी के सामने ऐसा निशान आएगा, और 1032 बड़ी है तो ऐसे आपने लिख दिया कि भाई चूंकि 408 छोटा है 1032 से। अब जो छोटा है उसका बड़े में देते हैं भाग, मतलब 408 का भाग किस में देंगे? 1032 में। अब देखिए भाई 408 का भाग 1032 में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। कितनी बार जाता है भाई? 2 बार जाता है। और कितना मिलता है अपने को? 816 मिलता है। अब देखिए भाई 816 को माइनस करना है तो यहाँ 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यानी कितना मिलेगा अपने को भी? 216 यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए अब इसको 1032 को अपने को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1032 बराबर 408 इंटू 2 और प्लस कितना? 216। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला जो अब देखो अब भाजक कौन बन गया? 216 बन गया, और इसका जो से अब अपने को भाज्य लेना है, यानी कि यहाँ किसको उतारेंगे तो 408 को उतारेंगे। अब 216 का भाग 408 में कितनी बार भाग जाता है? तो अपन देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। 1 बार ही जाता है, क्योंकि 2 बार देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया भाई? 216 आया 1 बार भाग देने पर। अब माइनस करते हैं, 8 में से 6 गए, कितने बचे? 2 बचे। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, आगे से हासिल ली, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब अपने को भाई लिखेंगे भाई 408 को, क्योंकि अब अंदर कौन है? 408 है, तो वो होगा 216 इंटू 1 प्लस 192। यहाँ तक करने के बाद अब अपना जो 192 है वो बन जाएगा भाजक, और कौन सी संख्या को नीचे उतारेंगे अपन? 216 को। 192 का भाग 216 में कितनी बार भाग जाता है? 1 बार ही जाता है। तो अब देखिए भाई 1 बार भाग दिया मतलब वो का वही आएगा। अब माइनस करते हैं, 6 में से 2 गए तो 4 बचा, 1 में से 9 जाएगा नहीं तो भाई हासिल ली, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, यानी कितना बचा? 24। तो 24 बचा। अब देखिए भाई 216 है, 216 को मैं कैसे लिखूंगा? 192 इंटू 1 प्लस 24। अब 24 देखो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक चलने देना है। अब किसको उतारेंगे भाई नीचे? तो 192 को। अब क्या 192 में 24 का भाग कितनी बार भाग जाता है देखिएगा? तो यहाँ अपन देखेंगे भाई 4 चौके 16 कितनी बार भाग जाता है 24 का भाग इसमें? तो 24 का भाग इसमें लगभग जैसे 8 बार दे, ठीक है भाई। 8 बार अगर 24 का भाग इसमें दे तो 8 चौके 32, हासिल लगेगी 3, फिर 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 8 बार भाग देने पर ये कितना आता है भाई? 192 पूरा आता है, मतलब कि शेषफल कितना बचा? 0। तो पहले तो लिख दीजिए भाई 192 है उसको कैसे लिखेंगे? 24 इंटू 8 प्लस 0। अब चूंकि शेषफल 0 आ गया, किसका भाग देने पर 0 आया है? 24। अब देखो यहाँ आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पहले नंबर पर कौन है? 24 है। तो भाई अपन लिखेंगे कि इसका HCF कितना है? इसका HCF कितना हो गया भाई? 24 हो गया। ये तो HCF अपन ने निकाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एक आपको जो ये पहले दे रखा है HCF वो आपको प्रश्न में दे रखा है, और दूसरा आपने निकाला है। अब चूंकि है ये 24 है, ये भी इन दोनों का HCF है और ये भी इन दोनों का HCF है, मतलब ये दोनों HCF क्या है? समान है। तो आप लिखोगे 1 व 2 से, आपको 1 व 2 से क्या मिलेगा कि ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए भाई ये जो 1032x है माइनस 408 इंटू 5, भाई इन दोनों का गुणा कर लीजिए भाई, कितना मिलेगा? इनका गुणा करते भाई 5 अट्टे 40 और 5 के 20, यानी कितना मिलेगा भाई? 2040 मिलेगा, और बराबर में कितना है? ये 24 है।
अब देखो भाई अपने को तो x का मान निकालना है, मतलब पहले इस बिना x वाले का पक्षांतरण कीजिएगा, तो माइनस का 2040 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दूसरी ओर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 24 और 2040 कितने होते हैं, इनको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2064 मिल जाएगा। सही है कि नहीं। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो भी x के गुणा में जो 1032 है, इसके जो गुणा में 1032 दे रखा है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी अपने को मिलेगा x बराबर 2064 बटे 1032। अब अपन देखते हैं कि 1032 का 2064 में कितनी बार भाग जाता है, 2 बार, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 2 तिया 6, मतलब कि 2 बार गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो आपको x का मान कितना मिला, 2 मिला। ऐसे इसको करना है, यानी इसमें एक्स्ट्रा काम क्या था, आपको ऐसे अब निकाल के फिर उसके बराबर रखना है और आंसर मिल जाता है।